प्यारे बच्चों, आज का अपना पाठ है पाठ 1 और पाठ का नाम है भारत वंदना। भारत वंदना, इस पाठ के अंदर हमारे देश भारत की वंदना की गई है। मतलब ये बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जिसके कारण से ये ऋषियों का देश भी कहलाया। और भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया कि भारत की अन्य और भी विशेषताएं हैं। भारत को सोना, चांदी आदि जो बहुमूल्य रत्न हैं उनका खजाना भी बताया गया है। आप जानते थे कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ की धार्मिक संस्कृति, एकता आदि के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के इस पाठ का उद्देश्य अपन ने समझ लिया। इस पाठ के अंदर ये बताया गया कि भारत का देशवासी होने के कारण हमें भारत पर गर्व होना चाहिए, हमें हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हमारे अंदर देशभक्ति की और स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होनी चाहिए। अब अपन इसको एक बार विस्तार से कविता को समझते हैं और फिर कविता का भावार्थ आप लोगों को अपनी सूझबूझ के अनुसार लिखना होगा। जैसे उद्देश्य, हमारा भारत एक विशाल देश है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हिरण्यगर्भा भारत की प्रशंसा करते हुए बताते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब क्या होता है? शरीर का अत्यंत सूक्ष्म भाग जहाँ पर दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। गर्भ तो आप सभी जानते हैं। तो हिरण्यगर्भा मतलब आंतरिक भाग, शरीर का आंतरिक भाग, बहुत छोटा सा भाग जहाँ पर दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। तो धरती का हिरण्य भाग कौन सा हो गया? भारत का हिरण्य भाग। भूमि का निचला हिस्सा जहाँ पर बहुत सारे रत्न वगैरह पाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं। कि भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। ये तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। उन ऋषि मुनियों ने हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया और हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाया। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का माध्यम क्या था? ऋषि थे। वो आश्रम में अपने शिष्यों को रख करके उन शिष्यों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे। और ऋषियों ने ही क्या किया? जो हमारे भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतारों को शिक्षा किसने दी है? ऋषियों ने दी है। तो भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पर ऋषियों का जन्म हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि धरती के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे कि आज यहाँ पर खुदाई हुई तो यहाँ पर ये मूर्ति मिली, ये सब कुछ मिला, इस तरह का ये रत्न मिला। तो ये सब क्या है? हिरण्यगर्भा मतलब हमारे भूमि के अंदर गर्भ में है ये। अनेकता में एकता यहाँ की विशिष्ट पहचान है। गंगा यमुना की धाराएं भारत भू को सिंचित करती रहती हैं। आप सभी जानते हैं कि गंगा यमुना नदी जो कि भारत की देव नदियों के समान मानी जाती है, पवित्र नदियों के समान मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है? भारत के भूभाग को ये सिंचित करती है। अनेकता में एकता यहाँ की विशिष्ट पहचान है। मतलब अनेकता में एकता मतलब यहाँ पर अनेक धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? उनके बीच में एकता समाहित रहती है। यहाँ सभी जातियों धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं। इसी से भारत की अखंडता बनी हुई है। अखंडता मतलब जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जिनके आपस में भाईचारे की भावना को नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मान लीजिए अभी बॉर्डर पे, ऐसे तो है नहीं कि बॉर्डर पे अगर मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पर केवल एक हिंदू ही युद्ध लड़ेगा। उस वक्त क्या होता है? चारों धर्म के लोग मिलकर के क्या करते हैं? भारत की सुरक्षा करते हैं। तो ये सब किसका उदाहरण है? अनेकता में एकता का। अब अपन इसको ध्यान से पढ़ते हैं कविता को। कविता के भावार्थ को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
भारत मेरा देश है इसके, आप सभी जानते हैं कि भारत अपना देश है, आप लोग इस चीज़ की प्रतिज्ञा भी करते हैं। सिर पर मुकुट हिमालय का, अब आप जानते हैं कि हिमालय को कहा क्या क्या कहा गया है, भारत के सिर का मुकुट कहा गया है। क्यों? क्योंकि हिमालय सबसे ऊपरी पर्वत में से एक है और वो जो बाहरी आक्रमण है उनसे भी हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो हिमालय को क्या कहा गया है, भारत का मुकुट। ये क्या कह रहा है, भारत मेरा देश है इसके सिर पर हिमालय का मुकुट विद्यमान है। आगे है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी चंद्रहार इसके ही है का। आगे 3 नदियों की बात की गई है, कौन कौन सी, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी। अब इनको क्या बताया है, देखो, चंद्रहार इसके ही है का। चंद्रहार मतलब चंद्रमा के समान सुंदर हार, चंद्रमा की आकृति का। चंद्रमा की आकृति आप जानते हैं कैसी होती है, इस तरह की होती है, और हार की आकृति भी कैसी होती है, ऐसे ही होती है। तो ये बता रहा है चंद्रमा के समान हार इसके हिये का, हिये मतलब हृदय। हार हमारे कंठ में विराजमान होकर के हमारे शरीर के कौन से भाग को छूता है, हृदय को छूता है, यही होता है। तो ये क्या कह रहा है कि गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र इन 3 नदियों ने क्या कर रखा है, चंद्रमा के समान सुंदर हार का रूप ले रखा है। आगे है विंध्य मेखला, विंध्य मेखला, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत, मेखला बोलते हैं कमरबंद को। किसको बोलते हैं, कमरबंद को, करधनी को। ये एक आभूषण है, आभूषण मतलब जो कमर में पहना जाता है। अब स्त्री के कमर में कमरबंद बीचों बीच पहना जाता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला भी क्या है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये क्या कह रहा है कि विंध्याचल पर्वतमाला क्या है, इसकी कमरबंद है। बाहु बने हैं असम त्रिपुरा राजस्थान, बाहु यानी भुजाएं, और इसकी भुजाएं किसको बताई है, असम त्रिपुरा और राजस्थान को। दृढ़ पद आंध्र तमिल मलयालम, दृढ़ पद मतलब दृढ़ यानी मजबूत, पद यानी चरण, जो कि कोई सी भी कठिन परिस्थिति आ जाए डगमगाते नहीं हैं। तो इसके मजबूत चरण किसको बताए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिल और मलयालम को। किसको बताया है, आंध्र प्रदेश, तमिल और मलयालम। चरण पखारे सागर तन, मतलब क्या हुआ इसका, चरण पखारे मतलब उनके चरणों को धो देना, पखारना। सागर तन, और सागर यानी समुद्र, तन यानी पूरी काया, पूरे शरीर को। तो ये क्या कह रहा है, सागर जो है वो क्या करता है, भारत के चरणों को पखारता है। अब अपन एक बार इस पैराग्राफ को पूरा देख लेते हैं। कवि कह रहा है कि भारत मेरा देश है और इसके सिर पर हिमालय रूपी मुकुट विद्यमान है, और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियाँ चंद्रमा के समान हार का रूप लेकर इसके हृदय पर विराजमान रहती हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के कहना क्या है, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी इसके हृदय का चंद्रहार है, और विंध्याचल पर्वतमाला इसका कमरबंद है, और असम त्रिपुरा और राजस्थान इसकी भुजाएं हैं, और आंध्र प्रदेश, तमिल और मलयालम इसके मजबूत पद हैं, और समुद्र जो है वो इसके चरणों को हरदम पखारता रहता है, हरदम धोता रहता है। पखारना का मतलब होता है धोना। आगे दूसरा पद्यांश हम देखते हैं। इसे सींचते काले मेघा हरियाली छा जाती है, नदियाँ निर्झर भर भर जाते, फसलें लहर लहर जाती। क्या बोल रहा है ये, इसे सींचते काले मेघा, किसको सींचते हैं, काले मेघा। काले मेघा मतलब काले काले बादल, मेघा किसका पर्यायवाची है, बादलों का, बादलों की बात की गई है। भारत को काले काले बादल सींचते रहते हैं,
हरियाली छा जाती है। और जब बारिश होगी तो क्या होगी, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी। तो भारत कैसा बन जाता है, चारों तरफ हरियाली वाला प्रदेश बन जाता है। नदियाँ निर्जर भर भर जाते, फसलें लहर लहर जाती। अब ये क्या कह रहा है, नदियाँ और झरने क्या होते हैं, भर जाते हैं। अब जब बारिश कभी कभार इतना तेज, इतनी ज़्यादा आती है कि क्या हो जाता है, बाढ़ का रूप ले लेती है, बांध टूट जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी बारिश में नदियाँ और झरने भर जाते हैं, फसलें लहर लहर जाती। और चारों तरफ क्या होता है, फसलें ही फसलें लहराती रहती हैं। और आप तो जानते हैं कि धरती का श्रृंगार किसको बताया गया है, हरियाली को ही बताया गया है। तब देखिए उस समय धरती का श्रृंगार कितना अद्भुत होता है। आगे है, सोना चांदी हीरे मोती तांबा जस्ता खनिज सदा, धरा रत्न यह उपजाती है, जो जग पाता यदा कदा। क्या कह रहा है ये, सोना चांदी हीरे मोती। भाई ऐसा तो है नहीं कि सोने का कोई पेड़ लगता है, पेड़ तो लगता नहीं है धातुओं का। ये धातुएं हमें कहाँ से मिलती है, धरती से ही मिलती है। बहुत सारे खनिज पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, धरती से ही मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खनिज पदार्थ जो है, जैसे सोने का पेड़ लग रहा है या चांदी का पेड़ लग रहा है या इस पेड़ के ऊपर हीरा पनप रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सोना चांदी हीरे मोती तांबा जस्ता खनिज सदा। खनिज की यहाँ पर बात की गई है धरती से निकलने वाली धातुओं को। धरती से निकलने वाली धातुओं को हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। तो ये सभी सोने चांदी हीरे मोती तांबा जस्ता, ये सब क्या है, खनिज पदार्थों का उदाहरण है। तो ये क्या कह रहा है, धरा रत्न यह उपजाती है, कि यह जो धरती है ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न उपजाती है। कैसे कैसे, खनिज पदार्थों जैसे। अब खनिज पदार्थों में कौन कौन से खनिज पदार्थ आ जाएंगे, सोना चांदी हीरा मोती तांबा जस्ता, मतलब जितने भी हमारे धातुएं हैं वो सब कहाँ से निकलते हैं, हमारे धरती से निकलती है। जो जग पाता यदा कदा, ये क्या कह रहा है, जो जग पाता, जग यानी संसार, जो यह संसार पाता रहता है, यह संसार को ये सारी धातुएं मिलती रहती हैं। अब अपन एक बार इस पद्यांश को अपन भावार्थ देख लेते हैं। भारत की धरती को काले बादल हमेशा सींचते रहते हैं, जिसके कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जिसके कारण नदियाँ झरने भर जाते हैं और चारों तरफ फसल लहराने लगती है। क्योंकि नदियाँ और झरनों से क्या होती है, चारों तरफ सिंचाई शुरू हो जाती है। और सिंचाई हो या ना हो, बारिश के पानी से वैसे ही फसलें लहराने लग जाती हैं। और हमारी इस धरती के अंदर, धरती के गर्भ के अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। कैसे कैसे खनिज पदार्थ, सोने के समान चांदी के समान सोना चांदी हीरा मोती तांबा जस्ता, ये सभी खनिज पदार्थ हमें धरती से मिलते हैं। और यह संसार इन सारे पदार्थों को पाता रहता है। आगे आता है अपना, अब उत्तर से दक्षिण तक फैला कश्मीर से तमिलनाडु तक, पूरब से पश्चिम तक फैला युगल भू से नागलोक तक। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण तक फैला, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर तो इसका उत्तरी छोर है और यहाँ पर इसका क्या है, दक्षिणी छोर। तो ये क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण तक फैला, ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है। तो उत्तर में क्या है इसके, कश्मीर, और यहाँ क्या है इसके, तमिलनाडु। तो ये क्या कह रहा है, कश्मीर से तमिलनाडु तक, ये कश्मीर है और ये तमिलनाडु है। अब आगे आता है, पूरब से पश्चिम तक फैला, यहाँ पर क्या आता है, पूरब आता है। और अब ये इधर जा रहा है, ये क्या है, पश्चिम है। युगलभू से नागलोक तक, अब युगलभू किसे कहा गया है, राजस्थान को कहा गया है। और नागलोक किसे कहा गया है, असम का पूर्वी छोर। यहाँ पर तो क्या है हमारा राजस्थान और यहाँ पर क्या है, असम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यह हमारा भारत देश उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है और पूरब से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है।
और इसके अंदर उत्तर से दक्षिण तक आने वाले जो सीमाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। उत्तर से दक्षिण तक तो क्या है, कश्मीर से तमिलनाडु, और पूर्व से पश्चिम यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर के असम का पूर्वी छोर। युगल भू से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर राजस्थान का पश्चिमी भाग, और नागलोक यानी असम का पूर्वी छोर। अब आगे अपन दूसरा पद्यांश देखते हैं। इस विशाल आंगन में तेरे जन्मे संत वीर जन कितने, कितने वर्षों से महिमा के बुनते रहे तार गरिमा के। क्या कहना चाह रहा है ये कि तेरा भारत देश इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो अपन ने देख ही लिया चारों तरफ से कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी भूमि है। विशाल आंगन, विशाल यानी बड़ा, आंगन यानी भूमि, बड़ी भूमि, इतनी बड़ी भूमि है इस भारत देश की कि यहाँ पर बहुत सारे संत और वीर जनों ने जन्म लिया है। कितने वर्षों से महिमा के, महिमा यानी प्रसिद्धि, बुनते रहे तार गरिमा के, और भारत देश की प्रसिद्धि न जाने कितने कितने वर्षों से फैली हुई है, और हम लोगों ने गरिमा के तार न जाने कितने वर्षों से बुनते आ रहे हैं। गरिमा यानी मर्यादा, जैसे हर बात की कोई ना कोई मर्यादा होती है। मर्यादा से मतलब क्या है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति से है कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो तार हैं वो न जाने हम कितने समय से बुनते आ रहे हैं। बुनते यानी उनको बनाते आ रहे हैं, उनको गूंथते आ रहे हैं, और हमने उन तारों को अभी तक टूटने नहीं दिया है। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन इस कविता को एक बार इसका भावार्थ देख लेते हैं। क्या कह रहा है कवि कि भारत मेरा देश है और इसके सिर पर हिमालय मुकुट के समान है, और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसके हृदय का चंद्रहार हैं, और जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो इसकी कमरबंद है। असम, त्रिपुरा, राजस्थान ये तीनों इसकी भुजाएं हैं। आंध्र, तमिल और मलयालम ये इसके मजबूत चरण हैं, और जो सागर है वो दिन भर इसके चरणों को धोता रहता है, सम्मान के अंदर इसके चरणों को पखाड़ता रहता है। और भारत की भूमि को जो काले काले बादल हैं वो हमेशा सींचते रहते हैं अपने पानी से, अपने जल से, और उनके सींचने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और यहाँ पर काले काले जो बादल हैं वो अपने जल के द्वारा नदियाँ और झरनों को भर देते हैं, जिससे कि फसलें लहरा जाती हैं, चारों तरफ फसलें लहरा जाती हैं। और हमारे भारत की भूमि में ऐसे ऐसे रत्न विद्यमान हैं जिनको संसार हमेशा पाता रहता है और पाता आया है, आगे है। यह हमारा भारत देश उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, मतलब कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है, मतलब कि राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर के असम के पूर्वी छोर तक। युगल भू राजस्थान का पश्चिमी भाग, असम का पूर्वी छोर मतलब नागलोक। और भारत के विशाल आंगन के अंदर इतने ज़्यादा संत और वीरों ने जन्म लिया है कि भारत की भूमि ऋषियों की भूमि कहलाने लगी, और भारत के ऋषियों ने ही भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा करके अपने भारत को विश्व गुरु बनाया, जिसके कारण से इसकी महिमा, इसकी जो प्रसिद्धि है वो कई वर्षों से चलती आ रही है। हम उन वर्षों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और हमने इतने वर्षों से न जाने हमने कब से हमारी भारतीय संस्कृति के जो गरिमा के तार हैं उनको हम बुनते आ रहे हैं, उनको हम सुरक्षित रखते आ रहे हैं। तो इस कविता का भावार्थ आपको कॉपी में करना है। जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। अब फिर इसके बाद में आता है संदेश, हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए, और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो हम अगली वाले कक्षा में करेंगे।